क्या कहा मम्मी आपने? भाभी ढोकले बनाने जा रही है? तो बस बनते ही फटाफट पैक करके यहाँ पर भी भिजवा दीजिएगा। मेरे तो ढोकला शब्द सुनते ही मुंह में पानी आ गया। और आजकल तो मम्मी जी भी आई हुई है, उनको भी ढोकला बहुत ज्यादा पसंद है। नव्या ने जैसे ही सुना कि मायके में उसकी भाभी ढोकले बनाने जा रही है, फिर तो उसने तुरंत ही अपनी मम्मी से ढोकले भिजवाने की फरमाइश कर डाली। एक ही शहर में मायका होने का यही तो आराम है, जब जी चाहे तब अपना मनपसंद खाना मंगाकर खा लो। नव्या मन ही मन बुदबुदाई। लेकिन वहीं पर बैठी नव्या की सास प्रीति जी को तो उसका इस तरह बेबाकी से कुछ भी मायके से मंगवाना थोड़ा अजीब सा लगा। ये क्या, बहू अपने मायके से खाने पीने का सामान मंगवा रही है? लेकिन कुछ सोचकर वो फिर भी शांत बनी रही। और थोड़ी ही देर बाद प्रीति जी देखती हैं कि नव्या के पापा ढोकलों का टिफिन लिए हुए दरवाजे पर खड़े थे। समधी जी का इस तरह दरवाजे पर टिफिन लेकर खड़े होना, ये तो प्रीति जी को और भी नागवार गुजरा। लेकिन शायद नव्या को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और वो तो बस फटाफट रसोई में गई और 2 प्लेट में ढोकले निकाल कर ले आई और खाने में मशगूल हो गई। तभी नव्या ने देखा कि प्रीति जी तो खा ही नहीं रही है। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्यों नहीं खा रही ढोकले? नव्या ने आश्चर्य से पूछा। बस अभी खा रही हूं बेटा। अब मरता क्या ना करता, प्रीति जी को भी ढोकले खाने ही पड़ गए, क्योंकि कुछ भी बोलकर वो नव्या का मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी। आखिर वो नव्या के पास आई ही कितने दिनों के लिए है, क्यों बेकार में उसका मूड ऑफ करना। नव्या और सुमित की मनपसंद शादी थी। सुमित अपनी नौकरी के चलते दूसरे शहर में रहता था। वहीं सुमित और नव्या की मुलाकात हुई और एक दूसरे से प्यार भी हो गया। और प्यार ऐसा हुआ कि सुमित ने नव्या से शादी करने की बात प्रीति जी से कह डाली। खैर, पढ़ी लिखी और सरल स्वभाव की प्रीति जी को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। उनका मानना था कि आजकल बच्चे अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझते हैं। प्रीति और उनके पति गोपाल जी ने खुशी खुशी उनके प्यार को स्वीकृति दे दी। प्रीति जी अपने पति और अपनी नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहती थी। शादी में ज्यादा दिन नव्या उनके पास रह नहीं पाई। प्रीति जी स्कूल में शिक्षिका थी। इस बार स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होने पर वो बेटे बहू के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ गई थी। लेकिन गोपाल जी को बैंक की जॉब से छुट्टी नहीं मिली, तो वो साथ में नहीं आ पाए थे। खैर, अभी 1-2 दिन ही और बीते थे कि नव्या ने सामने से ही अपनी मम्मी से बाटी चोखा की फरमाइश कर डाली। मम्मी, बहुत दिन हो गए बाटी चोखा नहीं खाया, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है खाने का। प्रीति जी तो अवाक सी नव्या को देखती रही कि कैसे इसने फटाक से अपनी मम्मी पर बाटी चोखा की जिम्मेदारी डाल दी। ठीक है बेटा, मैं बनाकर भेज देती हूँ, नव्या की माँ सुशीला जी ने सहज स्वर में कहा। और हाँ मम्मी जी, थोड़ा ज्यादा ही भेजिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सुमित को बाटी चोखा दोबारा गर्म करके खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और आप जानती ही हैं कि मम्मी जी भी आई हुई हैं, तो थोड़ा ज्यादा ही भेजना आप, नव्या ने इठलाते हुए कहा। हाँ ठीक है बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं ज्यादा ही भेज दूंगी। इतना कहकर सुशीला जी ने फोन रख दिया। प्रीति जी को नव्या की फिर से वही हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शाम को ही उसके पापा बाटी चोखा का टिफिन लिए दरवाजे पर खड़े थे, क्योंकि नव्या का भाई नौकरी करता था और देर शाम को ही वापस आ पाता, इसलिए हर सामान उसके पापा को ही लेकर आना पड़ता। फिर से समधी जी का इस तरह टिफिन लेकर आना कहीं ना कहीं खटक गया प्रीति जी को। क्या करूं मैं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अगर कुछ टोकती हूं तो नव्या को बुरा लगेगा, और अगर नहीं टोकती हूं तो मुझको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी प्रीति जी ने किसी तरह से अपने मन को शांत रहने के लिए मना ही लिया। अभी 2-1 दिन और बीते कि फिर से नव्या ने किसी चीज की फरमाइश अपनी मम्मी से कर डाली। अब तो सचमुच ये सब प्रीति जी की सहन शक्ति के बाहर हो गया। नव्या रूठे तो रूठे, लेकिन उन्होंने नव्या से बात करने की ठान ही ली। और उसी दिन दोपहर को, नव्या बेटा, मुझको तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्रीति जी ने बहुत हिम्मत जुटाते हुए कहा। हाँ मम्मी जी, बताइए क्या बात है? कुछ चाहिए आपको? कुछ मंगवाना है बाजार से या कोई और बात है? नव्या प्रीति जी के पास बैठते हुए बोली। नव्या अपनी सासू माँ से प्यार भी बहुत ज्यादा करती थी, क्योंकि प्रीति जी नव्या को बहुत लाड़ प्यार से रखती थी। इसलिए उसको तो कभी प्रीति जी के अंदर सासपना दिखाई ही नहीं पड़ा, हर तरह से आजाद ख्यालों की। नहीं नव्या बेटा, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए,
क्योंकि भगवान ने सब कुछ भर भर कर दिया है। और रही तुम लोगों से कुछ चाहने की बात, तो तुम लोग बिना मेरे कहे ही मेरा इतना ख्याल रख रहे हो कि मैं सचमुच तुम लोगों के व्यवहार से बहुत ही खुश हूं। लेकिन मुझको तो किसी और ही विषय पर बात करनी है। प्रीति जी ने कहा। खुलकर बताइए ना मम्मी जी, इतना संकोच क्यों कर रही हैं आप? मैं तो आपकी बेटी के ही समान हूं ना। नव्या ने प्रीति जी का संकोच दूर करते हुए कहा। नव्या बेटा, तुम सचमुच बहुत समझदार हो, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वो शायद तुमको अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी कहूंगी जरूर। प्रीति जी ने सीधे साधे शब्दों में कहा। हाँ मम्मी जी, बताइए। नव्या बेटा, जो तुम हर दूसरे तीसरे दिन मायके से फरमाइश कर करके कुछ न कुछ खाने पीने का सामान मंगवाती रहती हो, वो मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। और फिर दूसरी बात तो मुझको और भी ज्यादा खराब लग रही है। तुम्हारे पापा बेचारे तुम्हारी हर फरमाइश पर दौड़े चले आते हैं। तुमको उनके बारे में भी सोचने का मन नहीं करता कि क्या अच्छा लगता है कि वो इस उम्र में तुम्हारी फरमाइश पूरी करने के लिए दौड़े चले आते हैं। मुझको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। प्रीति जी ने नव्या को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। अरे मम्मी जी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी मम्मी और भाभी सब कुछ तो खुशी खुशी भेज देती है मेरे लिए, और पापा को भी बुरा नहीं लगता यहाँ पर आना, वरना वो इस तरह दौड़ दौड़ कर ना आते। नव्या थोड़ा लापरवाही से बोली। नव्या बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन शुरू शुरू में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही सब जब आदत बन जाती है ना, तो रोज रोज होने लगता है। फिर माँ ही क्यों ना हो, खलने लगता है। और तुम्हारे घर में तो भाभी भी है। माना कि तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, लेकिन कल को अगर तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी मम्मी को टोक दिया तो क्या तुम्हारी मम्मी को अच्छा लगेगा? और पापा भी कोई कम उम्र के नहीं है। जरा उनके बारे में गंभीरता से सोचो। वो लोग तो तुम्हारे लाड दुलार के कारण मजबूर पड़ जाते होंगे। जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात को सोचना। प्रीति जी ने चिंतित स्वर में कहा। आप कह तो बिल्कुल सही रही हैं मम्मी जी। मैंने तो इस बारे में कभी गंभीरता से सोचना ही नहीं चाहा। मैं तो यही सोचती हूँ कि वो मेरा मायका है और वहां की हर चीज पर मेरा पूरा हक है। लेकिन आपने मुझको सचेत करके बहुत अच्छा किया, वरना मैं तो हमेशा ही यही करती, और जब कभी ठोकर लगती तो सचमुच बहुत ज्यादा ही बुरा लगता। नव्या की आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गई। और फिर नव्या बेटा, तुम खुद हर चीज बना लेती हो, तो इतना आलस्य क्यों? और जो चीज नहीं बना पाती वो अपनी मम्मी से या मुझसे पूछकर बनाओ। हम लोग आगे बढ़कर सिखाएंगे। समधन जी और मुझको दोनों को ही अच्छा भी लगेगा कि तुम आगे बढ़कर सीखने का प्रयास कर रही हो। प्रीति जी ने गरम लोहा देखकर अपनी बात कह दी। सॉरी मम्मी जी, आपने मेरी सचमुच आंखें खोल दी। मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही थी, लेकिन अब मैं मम्मी से कहकर कुछ भी नहीं मंगवाऊंगी, बल्कि खुद सब कुछ अपने हाथों से ही बनाने का प्रयास करूंगी। नव्या ने पछताते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, आप मेरी मदद करेंगी ना? अरे बिल्कुल करूंगी मदद। और फिर अभी तो मेरे स्कूल की गर्मी की छुट्टियां हैं, तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहने वाली हूँ। जो भी जी में आए वो सीख लो। प्रीति जी ने नव्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। थैंक यू मम्मी जी, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। नव्या खुश होकर बोली। तो फिर जरा बताओ कि आज हमारी बहू रानी क्या बनाने का सोच रही है? प्रीति जी ने कहा। मम्मी जी, आज मुझको आप दाल टिक्की बनाना सिखाइए, क्योंकि सुमित को दाल टिक्की खाने का बड़ा मन कर रहा था और मुझको भी खानी है, लेकिन मुझको बनानी नहीं आती। नव्या ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। ठीक है, चलो रसोई में और फिर तैयारी शुरू करो। आज डिनर में तीनों लोग एक साथ बैठकर दाल टिक्की का आनंद उठाएंगे। और थोड़ी ही देर बाद प्रीति जी रसोई में नव्या को दाल टिक्की बनाना सिखा रही थी।